एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 के जीव विज्ञान में आज हम लोग कला अभिगमन में विसरण, परासरण एवं सक्रिय अभिगमन के बारे में पढ़ेंगे। कला अभिगमन, विसरण, परासरण और सक्रिय अभिगमन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोशिकाओं में से होकर पदार्थों के अणुओं का आवागमन दो विधियों से होता है। कोशिका कला से होकर पदार्थों का आवागमन दो विधियों से होता है। पहला विसरण, दूसरा है परासरण। हम जानते हैं कि कोशिकाओं से पदार्थों का आवागमन, स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। वो कोशिका कला यूनिट मेम्ब्रेन की जो बनी होती है उसके बारे में तो हो कैसे जाता, कैसे पदार्थ जो है उसके अंदर जाते हैं, बाहर आते जाते हैं, तो दो विधियों पे आधारित है, विसरण और परासरण। विसरण के बारे में देखेंगे। विसरण डिफ्यूजन के बारे में। क्या है विसरण? इसमें क्या होता है कि पदार्थों के अणुओं या आयनों का अभिगमन यानी कि स्थानांतरण, पदार्थों के अणुओं और आयनों का स्थानांतरण जब अधिक सांद्रता वाले घोल से कम सांद्रता वाले घोल के तरफ होता है तो उस क्रिया को विसरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो, पदार्थों के अणुओं या आयनों का स्थानांतरण, बहाव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। इस क्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे बंद कमरे में एक इत्र की शीशी, जिसमें इत्र की शीशी में जो इत्र है उसकी सांद्रता लिक्विड के रूप में होता है, उसकी सांद्रता और इस कमरे में पड़ी हुई हवा की सांद्रता किसकी अधिक होगी? इत्र की शीशी में जो इत्र है उसकी सांद्रता अधिक होगी और हवा की सांद्रता इससे कम होगी। जब उसके ढक्कन को खोलते हैं तो इसमें का कण जो है निकलकर इस पूरे कमरे की हवा के बीच, कणों के बीच जो जगह खाली होती है उसमें अपना स्थान ले लेता है, यानी कि पूरा कमरा जो है महकने लगता है इत्र के जैसा। इसका मतलब कि उस शीशी में से इत्र के जो अणु है वो निकलकर हवा के अणुओं के बीच समाहित हो गए। यह कौन सी क्रिया कही जाएगी? तो वो क्रिया विसरण द्वारा ऐसा होता है। यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब पदार्थों के अणुओं या आयनों का गमन होता है तो इसको कहते हैं विसरण। और भी इसका उदाहरण, पौधों के जड़ों के मूल रोम द्वारा खनिज लवण का अवशोषण जो होता है, खनिज लवणों का अवशोषण भी विसरण क्रिया पर आधारित है। और पौधों में रंध्रों द्वारा जल वाष्प होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना जाना, ये भी विसरण की क्रिया पर आधारित है। और जीवधारियों में
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है, जीवधारियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो भी विसरण की क्रिया पर आधारित है। तो विसरण की क्रिया का उदाहरण हम देखेंगे तो पौधों की जड़ों के मूल रोम द्वारा अवशोषित खनिज लवण विसरण की क्रिया द्वारा, और जीवधारियों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण की क्रिया द्वारा होता है। और पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होता है उस रंध्रों से जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, यह सब कुछ आना जाना उसका होता है विसरण की क्रिया द्वारा। इसके उदाहरण है, समझ में आया? विसरण पदार्थ के अणुओं या आयनों का जब स्थानांतरण अधिक सांद्रता वाले घोल से कम सांद्रता वाले घोल की तरफ होता है या अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है तो उसको कहते हैं विसरण। आइए देखिए परासरण के बारे में। परासरण, ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं, ऑस्मोसिस, परासरण ठीक इसका उल्टा। इसमें क्या होता है, कम सांद्रता, उसका ठीक उल्टा होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब पदार्थ के अणुओं का गमन स्थानांतरण कम सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है तो इस क्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस, परासरण। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन हो, परासरण क्रिया कहलाती है, और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गमन हो तो इसको कहते हैं विसरण। इसका मैं उदाहरण आपको एक बता दूं, जैसे इसका देखिए, इसमें नमक का घोल लीजिए, नमक का ये घोल है और इसमें एक अंगूर डाल देंगे। कुछ देर के बाद देखेंगे कि अंगूर पिचक जाएगा। नमक के घोल में जब अंगूर को डालेंगे तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि यह पिचक गया। इसका क्या मतलब? अब देखिए, ये नमक का घोल है, ये अंगूर है, अंगूर के अंदर जो इसकी सांद्रता है नमक के घोल से इसकी सांद्रता अधिक होगी, और उसमें का कण जो है बाहर निकल गया है, इस घोल में, नमक के घोल में आ गया है, इसी कारण से वह अंगूर पिचक गया। किसका उदाहरण? विसरण का उदाहरण। और परासरण का उदाहरण देखिए, शर्करा का घोल लीजिए, शर्करा का घोल, यह शर्करा का घोल है, चीनी का घोल इसमें, और इसमें डाल दीजिए क्या, किशमिश। किशमिश इसमें डालेंगे, किशमिश को डालेंगे, कुछ देर के बाद इसको छोड़ दीजिए। उसी तरह से छोड़ने के बाद कुछ देर के बाद देखते हैं कि ये किशमिश क्या हो गया, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि शर्करा का घोल, चीनी का घोल इसके अंदर प्रवेश कर गया और प्रवेश करके इसको स्फीति की अवस्था में ला दिया, बिल्कुल ये फूल गया, ठीक ना, ये फूल गया। इसका मतलब कि शर्करा का घोल, इसमें देखिए इसका घोल अधिक सांद्र है और ये कम सांद्र है। शर्करा का घोल कम सांद्र है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परासरण, और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण। विसरण व परासरण में अंतर देखेंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है? तो देखिए, विसरण की क्रिया ठोस, द्रव व गैस तीनों में होती है। विसरण की क्रिया ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होती है, तीनों में होती है। लेकिन परासरण की क्रिया
केवल द्रव में होती है। परासरण की क्रिया केवल द्रव में ही होती है। विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है, लेकिन परासरण की क्रिया केवल द्रव में होती है। दूसरी इसकी विशेषता है इसमें कि विसरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। या आप किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी, बगैर झिल्ली की हो जाएगी। जैसे मैं बताया ना कि इत्र की शीशी से इत्र निकलकर हवा में मिलना, इसके बीच में कोई भी झिल्ली नहीं है। अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता विसरण क्रिया में नहीं होती है, लेकिन इसमें इस क्रिया में होती है। इस क्रिया में होती है। विसरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस क्रिया में होती है। इसमें पदार्थों के अणुओं का बहाव, विसरण की क्रिया में पदार्थों के अणुओं का बहाव सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, लेकिन इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अधिक सांद्रता की ओर होता है। देखिए यही अंतर है। विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है, लेकिन परासरण की क्रिया केवल द्रव में होती है। और इसमें विसरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, परासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। और विसरण की क्रिया में पदार्थों के अणुओं का बहाव सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, लेकिन परासरण की क्रिया में ऑस्मोसिस में वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।